अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर नंबर 57 स्टार्ट करते हैं जी, कैप 5 का। कल हमने IFRS 8 का नोट और उसका डिस्क्लोजर कंप्लीट बनाना सीखा था और ये सवाल कल हमने किया था, जिसके अंदर बेसिक डाटा के अंदर हम सिर्फ ये 5 चीज़ें लिखते हैं: इंटरनल सेल्स, एक्सटर्नल सेल्स, टोटल सेल्स, प्रॉफिट्स और एसेट्स। ठीक है, इससे हमने 10% टेस्ट, 10% ऑफ टोटल सेल्स, प्रॉफिट्स और एसेट्स, और 75% एक्सटर्नल सेल टेस्ट, ये 2 टेस्ट लगाकर हमने रिपोर्टेबल सेगमेंट्स आइडेंटिफाई किए थे। और कल हमारे रिपोर्टेबल सेगमेंट्स निकले थे केमिकल, सोडा ऐश और फार्मा। ठीक है जी, ये 3 हमारे रिपोर्टेबल सेगमेंट्स थे। ठीक है, अब रिपोर्टेबल सेगमेंट्स जब आइडेंटिफाई करने हैं तो सिर्फ ये 5 चीज़ें लिखकर करने हैं, लेकिन जब रिपोर्टेबल सेगमेंट्स आइडेंटिफाई हो जाने हैं तो उसके बाद उनके डिस्क्लोजर के अंदर 15, 16, 17 चीज़ें थी जो हमने पैरा 23 और 24 के अंदर देखा था। ठीक है, तो ये याद ये भी नहीं किए थे, पैरा 23 और 24 यहाँ से हमने एक्सटर्नल सेल, इंटरनल सेल, टोटल सेल, प्रॉफिट्स और एसेट्स, ये तो ऊपर वाले ही थे। बीच में एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी हमने किया था यहाँ पर डिस्क्लोज, और उसके अलावा हमने एक लंबी लिस्ट देखी थी जिसमें इंटरेस्ट एक्सपेंस था, इंटरेस्ट इनकम थी, और फिक्स एसेट्स के अंदर एडिशन था, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन थी, इम्पेयरमेंट थी, इनकम टैक्सेस थे, बहुत सारी चीज़ें थी जो कि हमारे पैरा के अंदर लिखी हुई थी, हमने उनको याद नहीं करना था। ठीक है, उसके बाद जब एक बार हमने ये सेगमेंट एनालिसिस बना लिया तो अब इसमें एक मसला आता है। वो मसला क्या आता है? वो मसला ये आता है कि हमने ये टोटल सेल्स यहाँ पर शो की। ये टोटल सेल्स गौहर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फेस पे नज़र आने वाली सेल्स के रेकनसाइल नहीं होती। हमने यहाँ पे लिखा टोटल एसेट्स। ये टोटल एसेट्स गौहर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के टोटल एसेट्स से कम जो है वो मैच नहीं करता। ऐसे ही टोटल लायबिलिटीज़ हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड ने कहा कि कुछ चीज़ें आप रेकन्सिलिएशन के तौर पर भी दिखा सकते हैं, और इसके लिए कौन सा पैरा हमने देखा था जी? इसको पैरा 28 के अंदर उन्होंने लिख दिया था कि आप टोटल सेल्स, उसके बाद टोटल प्रॉफिट्स, एसेट्स, लायबिलिटीज़, और इसके अलावा जिस चीज़ को मुनासिब समझें उसकी रेकन्सिलिएशन बना दीजिए। ठीक है, तो रेकन्सिलिएशन के अंदर फिर हमने ये इतनी सी बात की थी कि जब रेकन्सिलिएशन में जाना है, देखें पहले हमने क्या करना है, पहले हमने सारे ऑपरेटिंग सेगमेंट्स को लिखना है। ऑपरेटिंग सेगमेंट्स या डेफिनेशन पढ़ानी है। ऑपरेटिंग सेगमेंट्स में से रिपोर्टेबल जो है आइडेंटिफाई करके बाकी सबको ऑल अदर में डाल देना है। फिर जब रेकन्सिलिएशन में जाना है तो रिपोर्टेबल को भी इकट्ठा कर देना है, नॉन रिपोर्टेबल तो पहले से ही इकट्ठे थे, और 2 कॉलम्स ऐड करने, एक इंटर सेगमेंट ट्रांजैक्शंस की एलिमिनेशन और दूसरा अदर्स। इंटर सेगमेंट ट्रांजैक्शन की एलिमिनेशन के अंदर आपस की सेल आनी है सिर्फ, और उसका प्रॉफिट आना है, बस। इस कॉलम के अंदर और कोई तीसरी चीज़ नहीं आया करेगी। ठीक है, उसके बाद जो अदर्स हैं उसके अंदर अदर्स में हेड ऑफिस के एसेट्स, हेड ऑफिस की लायबिलिटीज़, हेड ऑफिस के कोई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, और साथ ही उन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का असर प्रॉफिट के ऊपर, ये हमने यहाँ पर लेना था। ये रेकन्सिलिएशन थी हमारी। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर ही हमने फिर पढ़ा था, ठीक है, कि सेल्स इंक्लूड इंटर सेगमेंट सेल्स बाय पॉलिएस्टर एंड सोडा ऑफ 28 एंड 10। तो इंटर सेगमेंट सेल्स कितनी बनी थी? यहाँ से भी नज़र आ रही थी 38। तो 38 की सेल्स हमने माइनस की, और साथ ही हमने इनका प्रॉफिट भी रिवर्स करना था कि ये 38 100 पे पड़ी हैं, हमें इसके प्रॉफिट पे एतराज़ है। वो 30 रुपीज़ कितना बना था? 11.4। इस कॉलम में बस ये 2 चीज़ें ही आती हैं। ठीक है, तो ये हमने एडजस्टमेंट 1 के अंदर देखा था, ऐसे ही था, कोई मसला इसमें। फिर एडजस्टमेंट 2 में हमें बताया गया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जीएल के हेड ऑफिस एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में पड़े हैं जो किसी भी ऑपरेटिंग सेगमेंट को एलोकेट नहीं हुए। अब हमने ये जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिए हैं, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिए हैं, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सारे ऑपरेटिंग सेगमेंट्स के हैं। इनको
इनके टोटल में वो एक्सपेंसेस नहीं है जो हेड ऑफिस के एक्सपेंसेस हैं। अब वो टोटल एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में तो हैं, हेड ऑफिस के बिजली का बिल है, हेड ऑफिस के एम्प्लॉयज़ की सैलरीज हैं, लेकिन वो एक्सपेंसेस किसी भी ऑपरेटिंग सेगमेंट को एलोकेट नहीं किए गए। तो हेड ऑफिस के एक्सपेंसेस हैं, बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर तो एक्सपेंसेस में ये आ रहे होंगे। तो फिर हमने इनको कितने हैं 75 के एक्सपेंसेस को हमने यहाँ पे आकर एक्सपेंसेस में ऐड किया। एक्सपेंसेस में एक्सपेंसेस को ऐड करना था, ठीक है। और साथ ही ये एक्सपेंस का बढ़ना, चूंकि हमने प्रॉफिट भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फेस से नहीं उठाए हुए, प्रॉफिट्स भी हमने कहाँ से उठाए हुए हैं, इन ऑपरेटिंग सेगमेंट्स के उठाए हुए हैं। तो जब ये एक्सपेंस इनमें रिकॉर्डेड नहीं था तो इन प्रॉफिट्स पे भी इसका असर नहीं था। तो फिर इस एक्सपेंस के बढ़ने से प्रॉफिट ने भी इसी अमाउंट से कम होना है, ये भी हमने साथ ही लिख दिया। ठीक हो गया। उसके बाद वाली तो बहुत आसान एडजस्टमेंट्स थी। वो क्या है जी, फर्दर एसेट्स 150 के और लाइबिलिटीज 27 की, ये किसी भी सेगमेंट में रिपोर्टेड नहीं है। तो प्रॉबेबली ये फिर हेड ऑफिस R&D डिपार्टमेंट के एसेट्स लाइबिलिटीज होंगे। तो हमने फिर इसको अदर में आके डाल दिया था। कितना था 150 और 27, और हमारा सवाल खत्म हो गया था जी। 2694 246 1065.6 1605 और 1124। ठीक है जी। इसके अलावा उसने कहा था अगर कोई ज़रूरत महसूस करें आप, तो आप कुछ और भी डिस्क्लोज करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, ये बात सामने आ गई। अब एक चीज़ जो रह गई थी वो ज़रा दिखा दूं आपको कि गौहर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अब ये फिगर्स किस तरह से मैच हो रही होंगी। तो गौहर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में सेल्स, जो गौहर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सेल्स नज़र आ रही होंगी वो होंगी 2694। अब वैसे जो ये सेल्स थी जो इनको इस डिस्क्लोजर में नज़र आई थी, टोटल सेल्स 2732, ये तो फेस से मैच नहीं कर रही थी। फिर हमने जाके रेकन्सिलिएशन बनाई और उसके बाद 2694 की जो सेल्स आई हैं, ये सेल अब यूज़र जब जाकर देखेगा तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फेस पर उसकी रेकन्साइल हो रही होंगी। ठीक है। उसके बाद सेल में से लेस होता है, आपको पता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स, वो गिवन नहीं है हमें। उसके बाद जीपी आ जाता है। ठीक है। फिर लेस करते हैं इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस, सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस को ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहते हैं, और ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नज़र आ रहे होंगे 246 के। ठीक है। उसके बाद अदर इनकम्स होती हैं वो ऐड हो जाया करती हैं, कोई नहीं गिवन है सवाल में, और हम पहुंच जाया करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे। बड़े हो गए हैं अब आप। इसमें से आप टैक्स एक्सपेंस लेस करते हैं, CTE भी होता है इसमें और DTE भी होता है। ठीक है। और आप पहुंच जाते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के, जो कि 1065.6। इस तरह से अब ये चीज़ें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मैच कर रही हैं। ठीक है। इसी तरह से बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट के अंदर इक्विटी होती है एंड लायबिलिटीज़। इक्विटी कोई नहीं गिवन, लायबिलिटीज़, लायबिलिटीज़ में करंट लायबिलिटीज़ भी होती हैं और नॉन करंट भी होती हैं। ठीक है। इनका एक टोटल होता है, वो अलग अलग तो गिवन नहीं है, लेकिन ये टोटल 1124 ये मैच हो जाएगा। ये इक्विटी प्लस लायबिलिटीज़, ये टोटल इस तरह से आ रहा होगा। अभी अपने मतलब की सिर्फ चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ मिलेंगी। ठीक है। उसके बाद एसेट साइड आ गई। एसेट्स के अंदर भी आपको पता है नॉन करंट एसेट्स होते हैं और करंट एसेट्स होते हैं, और इन दोनों का टोटल जो होता है एसेट साइड, ये हमारी 1605 की फ़िगर होगी। ये इस तरह से हमारी फिगर्स मैच होंगी प्रैक्टिकली जब आप देख रहे होंगे इस डिस्क्लोजर को जाके मैच करके। ठीक है, बात समझ आई है।
ये जो हमने रेकन्सिलिएशन बनाई। अच्छा, कल वाले सवाल के अंदर रेकन्सिलिएशन तो थी, लेकिन वो ना उन्होंने अलग अलग करके बनाई हुई थी, कोई मसला नहीं है। ये जो देखो, ये जो टेढ़ा सा नोट था, नोट वैसा ही है। ये भी आज पढ़ाता हूँ कि ये थोड़ी सी बातें बतानी होती हैं, ठीक है ना। खैर, पढ़ ही लेते हैं। वो कह रहे हैं सेगमेंट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। वो कह रहे हैं जी हमारे ना ये सेगमेंट हैं, हम पैकेजिंग करते हैं, इसमें ये काम कर रहे हैं। ये सवाल में डाटा गिवन होगा तो हम भी लिखेंगे, ठीक है ना। नोट शुरू करने से भी पहले जो हमने सेगमेंट एनालिसिस करना है, उससे पहले थोड़ा सा सेगमेंट की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है। कि जी हम केमिकल, सोडा, फार्मा, आप जितनी डिटेल दी होगी वही लिखेंगे, ठीक है। जैसे ये कह रहे हैं कि हम पैकेजिंग में ये काम कर रहे हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट डिवीज़न में हमारा ये काम है, फिर इंक बना रहे हैं हम, फिर रियल एस्टेट में हैं हम, फिर पेपर एंड बोर्ड में हैं हम, और अनएलोकेटेड के अंदर भी कुछ चीज़ें पड़ी हैं जिनको हमने ऑल अदर कहा था। अब ये सेगमेंट्स इन्होंने इस तरह से दिए हुए थे, ये देखें। पैकेजिंग वाले कोई कंपैरेटिव भी दिया हुआ है, पैकेजिंग है, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, इंक डिवीज़न है, रियल एस्टेट है, पेपर एंड बोर्ड है और अदर्स है। उसके बाद फिर इन्होंने इसके बारे में क्या कुछ इनके बारे में क्या कुछ बताया था, इंटर सेगमेंट सेल्स, टोटल सेल्स, इंटरेस्ट रेवेन्यू, इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड सो ऑन, ठीक है। ये हमारे वाला डिस्क्लोजर हो गया। उसके बाद फिर अगले सफ़े पे इन्होंने रेकन्सिलिएशन दी हुई थी, लेकिन इन्होंने अलग अलग दी हुई थी। ये जो काम हमने ऐसे किया, ठीक है, हमने कहा टोटल सेल्स रिपोर्टेबल की ये हैं, नॉन रिपोर्टेबल की ये हैं, एडजस्टमेंट्स के बाद ये फेस से मैच करेगी। इन्होंने भी यही काम किया, लेकिन अलग अलग। क्या कहते हैं, सबसे पहले रेकन्सिलिएशन में सेगमेंट प्रॉफिट्स की बात कर रहे हैं वो, जैसे, ठीक है। सेगमेंट प्रॉफिट्स जैसे हमने यहाँ पर क्या लिखा, ये रिपोर्टेबल के प्रॉफिट्स, ये नॉन रिपोर्टेबल के, ये एडजस्टमेंट्स, और ये फेस से मैच करेगा। वो भी यही कह रहे हैं, ये रिपोर्टेबल के प्रॉफिट्स, ये दूसरी एडजस्टमेंट्स, और ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर नजर आने वाला, कंसोलिडेटेड क्या होती है बताता हूँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर नजर आने वाली प्रॉफिट एंड लॉस की फिगर। ऐसे ही इन्होंने एसेट्स के बारे में कहा, ये रिपोर्टेबल के, ये नॉन रिपोर्टेबल के, ये एडजस्टमेंट, और ये फेस, ठीक है, फेस पे नजर आएंगी। तो ये इन्होंने अलग अलग करके रेकन्सिलिएशन बनाई हुई है। बना सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन हमने पर्चे में जैसे मैं आपको बताया वैसे ही बनाया करनी है, ठीक है। सही हो गया जी। अच्छा, अब ये चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए, बल्कि इसको इधर ही रहने देते हैं, इसको ले जाते हैं IFRS 8 के चैप्टर में। थोड़ी सी थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद फिर आज 2 क्लासेस इकट्ठी करेंगे, ठीक है ना। तो ये इंशाल्लाह मेरा दिल है कि एक मैक्सिमम जो है वो 12:30 तक कोशिश करके इसको क्लोज़ कर लें, ठीक है। उसके बाद फिर 5-7 मिनट की गपशप लगा के फिर अगली क्लास शुरू करेंगे, उसको 2 बजे तक ले जाएंगे, और फिर शाम में क्लास नहीं होगी, ठीक है, ओके। अच्छा जी, सेगमेंट रिपोर्टिंग। सेगमेंट रिपोर्टिंग कोर प्रिंसिपल क्या है, An entity shall disclose information to enable users of its financial statement to evaluate the nature and financial effect of business activities in which it engages and the economic environment in which it operates. अब पेज नंबर 451 है। ये स्टैंडर्ड लगता किस पे? कोर प्रिंसिपल तो ये कह रहा है कि जी पता लगे ना यूज़र को सिर्फ सेल नज़र आ रही है, ये क्या बात हुई? पता तो लगे कि कौन कौन से काम कर रहे हैं। जैसे अभी अभी हमने जो है वो प्रेजेंट किया आपके सामने, पैकेजेस वाले क्या क्या कर रहे हैं। अब आपको इसको देखते ही पता लग रहा है कि पैकेजेस वाले क्या क्या कर रहे हैं, उनकी सारी सेगमेंट्स की सेल्स, एसेट्स वगैरह सब कुछ पता लग रहा है। तो कोर प्रिंसिपल यही है, ठीक है, कि एनेबल करें आप यूज़र को, entity shall disclose information to enable user of its financial statement to evaluate the nature and financial effect of business activities in which it engages and economic environment in which it operates, ठीक है। तो आप यूज़र को इस काबिल कर देते हो कि वो ये बता सके कि कौन कौन से काम कर रहे हैं, ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड लगता किस पे है? तो भाई ये स्टैंडर्ड अप्लाई होता है उन कंपनीज पे जिनके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं, या उन पर जो बस लिस्ट होने वाली हैं, ठीक है। सही है, शादी हो गई है या होने वाली है, लिस्टिंग हो गई है या होने वाली है, ये वो बात है, ठीक है। तो सेगमेंट रिपोर्टिंग इज रिक्वायर्ड ओनली, सेगमेंट रिपोर्टिंग इज रिक्वायर्ड फॉर एनी एंटिटी हुज डेट और इक्विटी इज कोटेड ऑन अ
पब्लिक सिक्योरिटी मार्केट, स्टॉक मार्केट के ऊपर कोटेड हो यानी लिस्टेड हो। पाकिस्तान में ज़्यादा रवाज नहीं है कि डेट की मार्केट भी हो। ऐसे IFRS 9 में हम पढ़ेंगे सही फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में। पाकिस्तान में तो ज़्यादा बस ये इक्विटी की ही स्टॉक एक्सचेंज होती है। बाहर के मुल्कों में बड़ा रवाज है, डेट इंस्ट्रूमेंट्स भी ट्रेड होते हैं। बहरहाल लिस्टेड कंपनी हो और ऐसी कंपनी जो इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग लिस्टेड हो, तो ये सेगमेंट रिपोर्टिंग सिर्फ उसी के लिए रिक्वायर्ड है। सेगमेंट रिपोर्टिंग इज रिक्वायर्ड फॉर एनी एंटिटी हुज सिक्योरिटीज आर कोटेड और विच इज इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग कोटेड। जो लिस्टेड हैं या जो इस प्रोसेस में हैं कि लिस्टिंग करवाने जा रहे हैं, सेगमेंट रिपोर्टिंग सिर्फ उन पे अप्लाई होता है, बाकी किसी पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, अगली बात, हम इंशाल्लाह अभी कुछ दिन में कंसोलिडेशन पढ़ेंगे जिसमें आप देखेंगे PTCL और यूफोन। ये असल में ऐसे ही है कि PTCL ने यूफोन के अच्छे खासे शेयर्स खरीदे हुए हैं। ठीक है। तो PTCL पेरेंट कंपनी है। PTCL अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और यूफोन अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और फिर PTCL का जो अकाउंटेंट होता है, बड़ा अकाउंटेंट, वो इन दोनों को कंबाइन करके एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है। ये इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, कंसोलिडेशन हमारे सिलेबस में हमने सीखनी है। ठीक है। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिर्फ PTCL के एसेट्स लायबिलिटीज़, यूफोन की अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेपरेट के अंदर सिर्फ उनके एसेट्स लायबिलिटीज़ और इनकम एक्सपेंसेस भी। और जब कंसोलिडेशन करेंगे तो दोनों के एसेट्स को, लायबिलिटीज़ को, इनकम्स को, एक्सपेंसेस को ऐड करके एज अ होल एक ग्रुप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाएंगे, जिसको कहा जाता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये सीखेंगे इंशाल्लाह। अब अगर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही हैं, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन ने IFRS 8 सेगमेंट रिपोर्टिंग का डिस्क्लोजर देना है, तो वो फिर सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर के अंदर नहीं बनाने की ज़रूरत, बल्कि सिर्फ कहाँ पे बना देंगे, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। आपस की बात बताऊं तो ये जो पैकेजेस है ना, ये पैकेजेस की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चल रही हैं, सेपरेट तो ऊपर कहीं है। ये अगर आपको, मैं बहुत दूर है वैसे, अभी यहाँ से भी लेकर अगर जाऊँ तो जो आपको अभी तक नहीं बताया था वो बात पता है क्या है असल में? वो बात आ ही नहीं रही है सामने, अभी तक 4 ही चल रहा है। चुप कर जा, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही चल रही हैं। ये देखो, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम। तो ये जो ऊपर 160 से ऊपर फिर सेपरेट होंगी, वो पैकेजेस की अपनी होंगी, और ये फिर उनकी सब्सिडरीज के साथ मिलाकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चल रही थी। खैर, तो ये जो डिस्क्लोजर आपको नज़र आया है, ये डिस्क्लोजर इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर पड़ा हुआ था, पता नहीं कहाँ पड़ा हुआ था, अब दूर की बात हो गई, समझ आ गई है आपको। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंसोलिडेटेड भी कोई ऑर्गेनाइजेशन बना रही है, तो फिर सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर IFRS 8 का डिस्क्लोजर बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कंसोलिडेशन नहीं बनाएंगे। ये अगली लाइन लिखी हुई थी, पढ़ें। If a financial report contains both consolidated financial statements of parent that is within the scope of this IFRS as well as parent separate financial statements, segment information is required only in the consolidated financial statements। याद रहेगी ये बात, ठीक है, कि अगर फाइनेंशियल रिपोर्ट एक ही रिपोर्ट थी जिसके अंदर पहले सेपरेट आया फिर आगे कंसोलिडेशन चल रही थी, ठीक है ना, तो वो कह रहे हैं अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आपको एक रिपोर्ट के अंदर बोथ कंसोलिडेटेड और सेपरेट दोनों अवेलेबल हैं, ठीक है, तो आपने सेगमेंट रिपोर्टिंग जो है वो सिर्फ किस पे लगानी है, कंसोलिडेशन वाली, ठीक है। लिख लिया करें, ऐसी बातें उर्दू में लिख लिया करें, बेशक बाद में नहीं भी याद रहती। गवर्नमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट, अच्छा चले, इनकी बेकरी है, इनके लेट से ये मोबाइल भी बनाते हैं, इनका फर्नीचर भी है,
मेडिसिन भी है, रियल एस्टेट भी है, नहीं है ये मोबाइल नहीं है, चलो यार, तो रेस्टोरेंट है, ये तो है ना, फर्नीचर है, मेडिसिन होंगी, ठीक है, केटरिंग है, काफ़ी है, और उसके बाद इनका R&D डिपार्टमेंट है और इनका हेड ऑफिस। और भी कुछ आप सोच के बता दीजिएगा कल मुझे, जो मैं इधर लिखना चाह रहा हूँ, अभी बात समझ आ जाएगी। वैसे आपने सवाल किया, दिल नहीं कर रहा था कुछ। अच्छा जी, सुने, 3 शराइत जो सेगमेंट पूरी करे वो ऑपरेटिंग सेगमेंट है। 3 शराइत जो सेगमेंट पूरी करे वो ऑपरेटिंग सेगमेंट है। पहली शर्त, आपका चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर जो है CODM, वो उस सेगमेंट के डाटा डिटेल्स को इंटरेस्टेड होता है, उसके अंदर उसको कहता है। ये मिसाल के तौर पे जो रियल एस्टेट है ना यार, चाहे ये बिल्कुल स्टार्टअप में है, थोड़ा काम है, लेकिन मैं ज़रा इसको इम्पोर्टेंस देता हूँ, आप इसको ज़रा अलग से करके मुझे बताओ, ठीक है। तो चीफ डिसीजन ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर जो है वो अलग से इसका डाटा मांगता है, और अकाउंटेंट ने इसको अलग से रिकॉर्ड्स भी इसके मेंटेन कर रखे हैं। और तीसरी चीज़ ये अर्न करते हैं रेवेन्यू और इनकर करते हैं एक्सपेंसेस। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो यही है, ठीक है। अगर कोई सेगमेंट आपका रेवेन्यू अर्न कर रहा है और एक्सपेंसेस इनकर कर रहा है, चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर जो है वो रेगुलरली उस सेगमेंट के बारे में रिपोर्टिंग लेता रहता है, और डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। सेपरेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो हैं वो अकाउंटेंट ने कीप किए हुए हैं। जिस भी सेगमेंट के बारे में ये 3 शर्तें पूरी हो जाएं, ये देखें, ऑल द फॉलोइंग 3 क्राइटेरिया मीट होने चाहिए। अर्न, ऑल द फॉलोइंग क्राइटेरिया, अर्न करे रेवेन्यू और इनकर करे एक्सपेंसेस। चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर को मैंने हाईलाइट किया सिर्फ, ठीक है। मेक्स डिसीजन अबाउट रिसोर्सेज टू बी एलोकेटेड एंड टू असेस इट्स परफॉर्मेंस। क्या करता है वो, इट्स ऑपरेटिंग रिजल्ट्स आर रेगुलरली रिव्यूड बाय चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर। और तीसरी चीज़, सेपरेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर केप्ट उस सेगमेंट के। ये काफ़ी सारे सेगमेंट्स लिखे मैंने, इनमें से जो सेगमेंट इन 3 शर्तों को पूरा कर जाए, बेकरी है, अर्न करती है रेवेन्यू, इनकर करती है एक्सपेंसेस, और इसका अगर डाटा अलग से मेंटेन्ड है और CODM इसको जो है वो अक्सर रिव्यू करता है, तो ये एक ऑपरेटिंग सेगमेंट है। क्या है, मैं अभी रिपोर्टेबल की बात नहीं कर रहा, रिपोर्टेबल तो हमने पहले ही सीख लिया है, उसके अंदर तो फिर हम परसेंटेज लगा कर देखते हैं। ये सारे ऑपरेटिंग सेगमेंट हैं, इनमें से जैसे केमिकल, सोडा, फार्मा, पॉलिएस्टर, पेंट, ये सारे ऑपरेटिंग सेगमेंट्स थे, लेकिन रिपोर्टेबल इनमें से 3 निकले थे, ठीक है। ऐसे ही जिस भी ऑपरेटिंग सेगमेंट के बारे में आपको ये 3 शर्तें पूरी होती नजर आएँ, वो अर्न करे रेवेन्यू, इनकर करे एक्सपेंस, CODM रिव्यू करता हो रेगुलरली उसके रिजल्ट्स को, और उसका सेपरेट डाटा इंफॉर्मेशन जो है वो अकाउंटेंट ने डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन रखी हुई है, उसकी एंट्रीज अलग से, रिकॉर्ड अलग से मेंटेन किए हुए हैं, तो आप उस सेगमेंट को ऑपरेटिंग सेगमेंट कह सकते हैं। अब जैसे ही आप R&D और हेड ऑफिस को सोचते हैं, तो इनको सोचते ही आपको नज़र आता है कि ये तो सिर्फ सफ़ेद हाथी हैं, ये तो सिर्फ एक्सपेंसेस इनकर करते हैं, रेवेन्यू वगैरह जनरेट ही नहीं कर रहे। तो कोई एक शर्त भी पूरी ना हो तो वो सेगमेंट ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं कहलाएगा। तो अब आपको मेरे ख्याल में बात क्लियर होगी, ठीक है ना, कि आपने इस 3 क्राइटेरिया पे परखना है। ये तो सिर्फ 2 एग्जांपल्स दिए हैं, आप 200 चीज़ें लिख लो, ये वाली चीज़ें जो है वो ना करा के, तो वो ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं बनेगा, ठीक है। तो आपके ऑपरेटिंग सेगमेंट्स ये हैं, ठीक है, क्योंकि इन तीनों के बारे में मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिलती नज़र आ रही है। तीनों अर्न करते हैं रेवेन्यू, बाकी बातें मैंने दोनों कह दी, CODM उनको अलग देखता भी है और उनका इन्फॉर्मेशन भी अलग से अवेलेबल है। तो ये ऑपरेटिंग सेगमेंट, ठीक है, जज़ाकल्लाह यार, बढ़ा दो इसको। और R&D और हेड ऑफिस ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं है। चलो अब डेफिनेशन पढ़ भी लेते हैं। ऑपरेटिंग सेगमेंट क्या है जी, दिस इज़ अ
component of an entity that meets all the following criteria. It engages in business activities from which it may earn revenue and incur expenses. ठीक है जी, including revenue from transaction with other components of same entity. और इट्स ऑपरेटिंग रिजल्ट्स आर, इसका मतलब पता है क्या, इंक्लूडिंग इंटर सेगमेंट. आप ऑपरेटिंग सेगमेंट बना सकते हैं, बेशक बाद में सेल सारी उसकी दूसरे डिपार्टमेंट को जा रही, दूसरे सेगमेंट को जा रही हो, तो इंटर सेगमेंट में सारी कैंसिल हो जाए, लेकिन सेगमेंट रिपोर्टिंग करते हुए आप उसकी इंटरनल सेल ही सिर्फ जो होगी उसको भी शो कर सकते हैं, एक्सटर्नल 1 रुपया भी ना कर रहा हो. ठीक है ना. तो क्या कह रहे हैं कि अर्न करे रेवेन्यू, इनकर करे एक्सपेंसेस, और इसमें इंटरनल सेल्स को भी आपने लेना होता है. ठीक है, खैर छोड़ें. ऑपरेटिंग सेगमेंट क्या है? द कंपोनेंट ऑफ एन, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ एन एंटिटी दैट मीट्स ऑल फॉलोइंग 3 क्राइटेरिया. नंबर 1, अर्न रेवेन्यू एंड इनकर एक्सपेंसेस. इट्स ऑपरेटिंग रिजल्ट्स आर रेगुलरली रिव्यूड बाय एंटिटीज CODM. ठीक है, और डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, सेपरेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर केप्ट. ठीक हो गया, सही है. ये 3 शर्तें, ये कोई नहीं याद करने की ज़रूरत. ठीक है, पैरा 5 के अंदर लिखी हुई हैं, बहरहाल आपको वैसे ज़हन के अंदर बैठ गई. अब एन ऑपरेटिंग सेगमेंट में एंगेज इन बिजनेस एक्टिविटीज़ फॉर विच इट हैज़ येट टू अर्न रेवेन्यू. फॉर एग्जांपल स्टार्टअप. ओहो, देखें जी, वो ये कहते हैं कि अभी अभी आपने जैसे ये रियल एस्टेट था. ठीक है, ये रियल एस्टेट अभी गवर्नमेंट का आपने सुना है कभी? रियल एस्टेट में भी है नाम, गवर्नमेंट का नहीं ना सुना अभी. ठीक है, तो मतलब क्या है कि वो यार अभी अभी शुरू किया है. ठीक है ना. तो रियल एस्टेट अभी स्टार्टअप ही है. ठीक है, अभी अभी शुरू कर रहे हैं काम, तो अभी शायद अर्न करने रेवेन्यू उस तरह शुरू भी नहीं किया, अभी तो मशहूरी भी नहीं हुई खास इसकी, लेकिन CODM कहता है यार ज़रा रियल एस्टेट को ज़रा अलग से लेके आना. तो अभी स्टार्टअप है लेकिन अभी अर्न रेवेन्यू नहीं कर रहा, कर तो लेगा. आप इसको भी ऑपरेटिंग सेगमेंट कह सकते हैं. ये बात यहाँ पर लिखी हुई थी, पढ़ के देखें. एन ऑपरेटिंग सेगमेंट मे एंगेज इन बिजनेस एक्टिविटीज फॉर विच इट हैज़ येट टू अर्न रेवेन्यूज. अभी उसने वो काम शुरू नहीं किया जिसमें अर्न करेगा रेवेन्यू. फॉर एग्जाम्पल स्टार्टअप ऑपरेशंस, ये भी क्या है, मे बी ऑपरेटिंग सेगमेंट्स बिफोर अर्निंग रेवेन्यू. ठीक है, रेवेन्यू अर्न करने से पहले इनको आप ऑपरेटिंग सेगमेंट्स कह सकते हैं. ठीक है बेटा, वो सही है. अच्छा, आगे कहता है नॉट एवरी पार्ट ऑफ एन एंटिटी इज नेसेसरली एन ऑपरेटिंग सेगमेंट. अच्छा जी, हमें भी पता है सारे पार्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेटिंग सेगमेंट्स नहीं होते, और पार्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सेगमेंट. फॉर एग्जांपल अ कॉर्पोरेट हेड ऑफिस और सम फंक्शनल डिपार्टमेंट, जिसको हमने एग्जांपल दी R&D की, मे नॉट अर्न रेवेन्यू. ठीक है, मे नॉट अर्न, आगे ना पढ़े ज़रा, 1 मिनट, मे नॉट अर्न रेवेन्यू एंड वुड नॉट बी ऑपरेटिंग सेगमेंट. ज़रा इतना पहले पढ़ लें, समझ आता है. वो क्या कह रहे हैं, सारी एंटिटी के हर पार्ट को आप ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं कह सकते. पहले उन्होंने क्या कहा, ऑपरेटिंग सेगमेंट क्या होता है, जो ये 3 शर्तें पूरी कर ले. अर्न करे रेवेन्यू, इनकर करे एक्सपेंस, CODM इंटरेस्ट शो करे उसके अलग इन्फॉर्मेशन में, और उसकी अलग इन्फॉर्मेशन अकाउंटेंट ने मेंटेन की हुई है. फिर उन्होंने कहा स्टार्टअप्स भी जो चल के रेवेन्यू कमाएंगे, अभी नहीं कमा रहे, अभी शुरू में ही है, उनको भी आप ऑपरेटिंग सेगमेंट कह सकते हैं. फिर आगे कह रहे हैं लेकिन एंटिटी की हर चीज़ ही, हर पार्ट ही, हर एंटिटी का जो पार्ट है वो ज़रूरी नहीं है कि ऑपरेटिंग सेगमेंट हो. साथ ही उन्होंने क्या कहा, जैसे कि हेड ऑफिस है, हेडक्वार्टर या कॉर्पोरेट दूसरा फंक्शनल डिपार्टमेंट्स जो हैं, ये क्या हैं, दे वुड नॉट बी ऑपरेटिंग सेगमेंट्स. ये ऑपरेटिंग सेगमेंट्स नहीं है. उसकी वजह क्या है, वो रेवेन्यू अर्न नहीं करते. ठीक है. अच्छा, अब एक लाइन बीच में लिखी हुई है, वो क्या है, अब पढ़ो. अ कॉर्पोरेट हेड ऑफिस और सम फंक्शनल डिपार्टमेंट्स मे नॉट अर्न रेवेन्यू, इसलिए वो ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं है. साथ ही क्या लिखता है, और मे अर्न रेवेन्यूज दैट आर ओनली इंसिडेंटल टू द एक्टिविटीज ऑफ एंटिटी. इसकी एग्जाम्पल लिखें. जनरेटर भाई ने बोला, जनरेटर सोल्ड बाय हेड ऑफिस. हेड ऑफिस में अगर एक जनरेटर पड़ा हुआ है, ठीक है, और वो बेचा है और उस पर गेन ऑन डिस्पोजल आ गया है, तो वो गेन ऑन डिस्पोजल हेड ऑफिस के ही एसेट को बिक कर आया ना, बोलो. लेकिन इससे ये नहीं कह देना कि लो जी हेड ऑफिस ने रेवेन्यू अर्न करना शुरू कर दिया. नहीं, वो तो बस इंसिडेंटल रेवेन्यू है, ऐसे ही बस आ गया, वो फिक्स एसेट पड़ा था, उन्होंने बेचा, गेन आ गया. ठीक है ना. तो पूरी बात अब क्या है, ऑपरेटिंग सेगमेंट क्या है, जो ये 3 शर्तें पूरी करें.
स्टार्टअप को भी कह रहे हैं कि होता है। फिर कहता है जी सारे पार्ट ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं है, जैसे कि हेड ऑफिस वगैरह जो हैं वो रेवेन्यू अर्न नहीं करते या सिर्फ इंसिडेंटल रेवेन्यू अर्न करते हैं, इस वजह से हम उनको ऑपरेटिंग सेगमेंट्स नहीं करते। डन, आगे बढ़ते हैं। ये अगली लाइन अभी नहीं पढ़नी, पेंडिंग कर दें इसको, कल देखते हैं। ये भी कल पढ़ते हैं। हाँ ये सारा ही पेंडिंग, ठीक है। बस जितना पढ़ाया असल में वो फिर ज़रा स्टेप बाय स्टेप हजम होता रहे ना, ठीक है। तो ऊपर बात अब हमें समझ आ गई, किस पर अप्लाई होता है, लिस्टेड कंपनीज पर और वो जो लिस्ट होने जा रही हैं। फिर ऑपरेटिंग सेगमेंट किसे कहते हैं, ऑपरेटिंग सेगमेंट किसे कहते हैं, जो ये 3 शर्तें पूरी करे। स्टार्टअप भी इसमें आ जाता है, जो रेवेन्यू अर्न कर लेगा, अभी नहीं कर रहा। फिर हेड ऑफिस को इसमें नहीं डालते। उसके बाद हाँ वो इंसिडेंट रेवेन्यू बात आ गई थी। अब रिपोर्टेबल सेगमेंट कौन से हैं, ऊपर हमने क्या पढ़ा, ऑपरेटिंग सेगमेंट्स, और अब क्या आ गया जी, रिपोर्टेबल सेगमेंट्स। ऑपरेटिंग सेगमेंट्स में रिपोर्टेबल कौन से होते हैं, उसके लिए भाई हमने ना 2 चीज़ें पढ़ी थी, एक 10% क्वांटिटेटिव थ्रेशहोल्ड, ठीक है, और दूसरा जो है वो 75% टेस्ट, ठीक है। तो ये आइडेंटिफाइंग, यहाँ से पढ़ो, आइडेंटिफाइंग रिपोर्टेबल ऑपरेटिंग सेगमेंट थ्रू क्वांटिटेटिव थ्रेशहोल्ड में 10% क्वांटिटेटिव थ्रेशहोल्ड है, और उसके बाद 75% एक्सटर्नल रेवेन्यू थ्रेशहोल्ड का भी टेस्ट है। ये 2 टेस्ट लगाकर हम क्या किया करते थे, आइडेंटिफाई किया करते थे ऑपरेटिंग सेगमेंट्स में से रिपोर्टेबल कौन से हैं। देखो हेड ऑफिस वगैरह तो ऑपरेटिंग सेगमेंट ही नहीं थे, फिर ऑपरेटिंग सेगमेंट में से रिपोर्टेबल आइडेंटिफाई करने के लिए ये 2 टेस्ट हम लगाते थे, ठीक है। तो इसको आपने रीड ऑनली करना है, ऊपर वाले को फिलहाल रहने दें। एग्रीगेशन मैंने अभी नहीं पढ़ाया, एग्रीगेशन समझाया जाएगा आपको, एग्रीगेशन क्या होता है, फिलहाल इसको भी पेंडिंग रखना है आपने, ठीक है। तो आपने सिर्फ ये रीड करना है, क्योंकि ये हमने प्रैक्टिकली कर लिया, न्यूमेरिकली हम इसको कर चुके हैं। अब आप देखें ज़रा मुश्किल मुश्किल अंग्रेजियाँ कैसी लिखी होती हैं, इसीलिए तो पहले अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती, ठीक है, ओके। प्रैक्टिकल लिमिट एक बात है, जब आप पढ़ लेंगे 10 और 75% वाला, उसके बाद नीचे प्रैक्टिकल लिमिट लिखी हुई है। रिपोर्टेबल सेगमेंट्स कितने हों, हमने कहा जी रिपोर्टेबल सेगमेंट तो हर वो है जो अर्न करे रेवेन्यू, इनकर करे एक्सपेंस, सीओडीएम इंटरेस्ट शो करे और इसकी इन्फॉर्मेशन अलग हो। तो क्या 100 कर लें, 100 काम कर रहे हैं तो 100 ऑपरेटिंग सेगमेंट्स बना लें। तो स्टैंडर्ड कहता है देखो मेरे ख्याल में ना 10 से ज़्यादा नहीं हो सकते। वैसे भी अगर आप सोचें ना तो 10% वाला थ्रेशहोल्ड जब लगा हुआ है तो 10% का मतलब क्या होता है, 100 में से 10। तो अगर हर एक 10% ही हो तो मैक्सिमम 10 ही आ सकते हैं। तो फिर स्टैंडर्ड ने कह दिया कि प्रैक्टिकल लिमिट जो है वो 10 है। वैसे कोई मजबूरी नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी आपने रिपोर्टेबल सेगमेंट नहीं देने, 10 तक ठीक है, ठीक है। तो देयर मे बी अ प्रैक्टिकल लिमिट to a number of reportable segments that an entity separately discloses beyond which segment information may become too detailed। वो कहता है कि कोई ना कोई तो प्रैक्टिकल लिमिट होनी चाहिए कि उससे आगे जी हम कहें कि यार ये बहुत डिटेल्ड हो रहा है, ठीक है। Although no precise limit has been determined as the number of segments that are reportable in accordance with paragraph 13 to 18 increases above 10, the entity should consider whether a practical limit has been reached। वो कह रहा है कि जो अगर 10 तक पहुंच जाएं तो फिर मेरे ख्याल में काफ़ी है, इससे ज़्यादा फिर जाने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। सही है, ठंड तो नहीं लग रही, एक एसी बंद करा दें, थोड़ी देर में फिर चला देते हैं। ओके नाउ लें जी, अब एक बात है, वो क्या है कि इस दफ़ा हमने 3 रिपोर्टेबल सेगमेंट्स आइडेंटिफाई किए, केमिकल, सोडा, फार्मा, ठीक है। और हमने उनको रिपोर्टेबल करके रिपोर्ट कर दिया, रिपोर्टेबल हो गए। अब स्टैंडर्ड कहता है मिसाल के तौर पे पिछले साल में सिर्फ केमिकल और सोडा रिपोर्टेबल थे, फार्मा इस दफ़ा आया है, फार्मा इस दफ़ा रिपोर्टेबल हुआ है, तो फिर आप पिछले साल के फार्मा के डाटा को भी
रिपोर्टेबल करो, कंपैरेटिव में रीस्टेटमेंट करो। जैसे IS 8 में पिछला साल रीस्टेट करते थे ना, तो वही क्या कह रहे हैं, बात समझिए, फिर ये उर्दू में लिख लीजिएगा वैसे किस पैरा के साथ जो आगे लिखा हुआ। क्या बोल रहा हूँ मैं, फार्मा पिछली बार रिपोर्टेबल नहीं था, इस बार रिपोर्टेबल हो गया। अभी थोड़ी देर पहले आपको पैकेज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाई थी, हर एक के अंदर कंपैरेटिव आ रहा था ना, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि फार्मा पिछले साल रिपोर्टेबल नहीं था, इस साल रिपोर्टेबल हो गया, तो पिछले साल को भी रिपोर्टेबल कह के डिस्क्लोज कर दो, यानी रीस्टेटमेंट कर लो, ठीक है। लेकिन एक माफ़ी उसने फिर एंड पे दे दी कि हो सकता है आपके पास फार्मा का डाटा इस तरह से अवेलेबल ना हो। अगर ऐसा है तो फिर आपको माफ़ी है, वैसे माफ़ी नहीं है। वैसे जो इस साल नया रिपोर्टेबल बना है, आप उसके पिछले साल के डाटा को भी कंपैरेटिव में शो करो, रीस्टेटमेंट कर लो, ठीक है। और सही है, यानी यूज़र के पास पिछले साल जो सेगमेंट रिपोर्टिंग डिस्क्लोजर गया होगा उसमें तो फार्मा नहीं होगा ना, लेकिन आप जब इस साल में डालेंगे तो आपने कंपैरेटिव भी डालना है, तो उसके ऊपर फिर लिख देंगे आप रीस्टेटेड, ठीक है ना। पढ़ो, इफ एन ऑपरेटिंग सेगमेंट इज आइडेंटिफाइड एज अ रिपोर्टेबल सेगमेंट इन द करंट पीरियड इन अकॉर्डेंस विद क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड 10%, 75% करके एक सेगमेंट रिपोर्टेबल बन गया इस साल में, करंट पीरियड में। सेगमेंट डाटा फॉर अ प्रायर पीरियड प्रेजेंटेड फॉर कंपैरेटिव पर्पसेस शैल बी रीस्टेटेड, शैल जरूरी है, शैल बी रीस्टेटेड टू रिफ्लेक्ट द न्यूली रिपोर्टेबल सेगमेंट एज अ separate segment even if that segment did not satisfy the criteria for reportability in para 13 in the previous period। para 13 कौन सा है यार, ये para 13 जो बार बार कही जा रहा है, ये 10% थ्रेशोल्ड वाला, ठीक है ना। तो वो क्या कह रहा है, वो कहता है कि अगर आपके करंट पीरियड के अंदर कोई सेगमेंट रिपोर्टेबल बना है, ठीक है, तो आप सेगमेंट डाटा प्रायर पीरियड का भी कंपैरेटिव पर्पस के लिए लाजमी रीस्टेट करो, ठीक है, ताकि ये न्यूली रिपोर्टेबल सेगमेंट जो अलग से सेगमेंट नजर आए। इवन इफ दैट सेगमेंट डिड नॉट सेटिस्फाई क्राइटेरिया ऑफ रिपोर्टेबिलिटी इन, पिछले साल वो हालांकि वो थ्रेशोल्ड क्वालिफाई नहीं करता था, तभी तो रिपोर्टेबल नहीं था। इस साल कर गया, उसकी सेल बढ़ गई, जो भी हुआ इस साल वो रिपोर्टेबल हो गया। अब इस साल रिपोर्टेबल है तो उसके कंपैरेटिव को भी रीस्टेट करो, हालांकि वो पिछले साल रिपोर्टेबल नहीं था, थ्रेशोल्ड के हिसाब से रिपोर्टेबल नहीं था, लेकिन कंपैरेटिव फिगर के तौर पे उसको लिखना है, ठीक हो गया। नहीं, हम गलती जरूरी नहीं, हम कोई चीज़ प्रेजेंट भी तो कर रहे हैं। पिछले साल में जो उसके पास यूज़र के पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गई होंगी उनमें फार्मा रिपोर्टेबल नहीं होगा, इस साल में फार्मा रिपोर्टेबल हो गया। स्टैंड कहता है कि आप प्रीवियस फार्मा को कंपैरिजन में दिखाएं, हालांकि वो रिपोर्टेबल नहीं था। अब जब आप 2020 में खड़े होकर 19 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फार्मा को रिपोर्टेबल कह रहे हैं और उसके घर में पड़ी हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फार्मा रिपोर्टेबल नहीं है, तो रीस्टेटमेंट हो गई ना, ये कह रहा है वो, ठीक है। अच्छा, ये माफ़ी उसने दी है, ये माफ़ी क्या कहता है, रिपोर्टेबल सेगमेंट करंट पीरियड में बन गया तो सेगमेंट डाटा फॉर प्रायर पीरियड प्रेजेंटेड शैल बी रीस्टेटेड टू रिफ्लेक्ट न्यूली रिपोर्टेबल सेगमेंट, हालांकि वो पिछले साल रिपोर्टेबल नहीं था। लेकिन आगे क्या कहता है, अनलेस द नेसेसरी इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल एंड कॉस्ट टू डेवलप इट वुड बी एक्सेसिव, या तो डाटा अवेलेबल है नहीं और अगर उसको ढूंढने निकलो तो बहुत खर्चा हो जाएगा, तो फिर माफ़ी भी दे सकता हूँ मैं आप, ठीक है, सही है। अगर रेडीली डाटा अवेलेबल है तो फिर रीस्टेट कर दो, और अगर मुश्किल है तो फिर माफ़ी। बेटा अब एक्सेसिव कॉस्ट तो आपका अपने जेब के हिसाब से होगी ना, आपके हिसाब से कोई कॉस्ट मेरे हिसाब से शायद वो ना हो, फ़र्क होता है, मटीरियलिटी जी हर बंदे की, हर ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट। नॉन रिपोर्टेबल, अच्छा ये पढ़ ही लिया हमने। इन्फॉर्मेशन अबाउट अदर बिजनेस एक्टिविटीज़ and operating segment that are not reportable shall be combined and disclosed in all other segment categories separately from other reconciling items in the reconciliation required by para 28. The sources of revenue included in all other segments category shall be described, ठीक है जी। sources of revenue भी describe करना है, ये बहुत नीचे चले गए थे ना, ऊपर चले गए थे, तो 50 आ गया ये हमने क्या बताया था, ये देखो अदर्स के भी बारे में बताया, वर्कशॉप और अदर जनरल बिजनेस इसके अंदर पड़ा है जिस तरह इन्होंने बताया, ठीक है ना। तो बाकी सबके साथ साथ इसके बारे में भी हमने बता दिया, ठीक है। अच्छा जी बच्चों, अब एक दो बातें आखिरी,
देखें 1.1 1.2 हो गया सही। एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर्स कहीं पे, ये पेज 150 456 और 457 इधर पढ़ते हैं बाद में। पहले ज़रा अपनी एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। अगर हम प्रोडक्ट वाइज चल रहे हैं, ठीक है, एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर्स, कुछ डिस्क्लोजर्स देने होते हैं जी। मिसाल के तौर पे हमें एक्सटर्नल सेल नज़र आ रही है और केमिकल, सोडा, पॉलिएस्टर, पेंट और फार्मा के हिसाब से नज़र आ रही है नज़र। स्टैंडर्ड कहता है यूज़र को यहाँ से देखकर ये नहीं पता लग रहा कि लोकल सेल कितनी है और एक्सपोर्ट कितनी है, यानी कंट्री, डोमिसाइल कंट्री के अंदर कितनी सेल की है, लोकल सेल कितनी की है और एक्सपोर्ट कितनी की है। फिर आपने देखा था कई जगहों पर पहला सवाल वो चाइना, इंडिया, ईरान, कनाडा, ठीक है, एसिड्स तो नज़र आ रहे हैं लेकिन ये नहीं पता लग रहा कि इनमें से कौन से एसिड कंट्री ऑफ डोमिसाइल में पड़े हैं, यानी लोकल हमारे पास पड़े हैं, और कौन से एसिड जो हैं वो हमारे फॉरेन कंट्रीज़ में पड़े हैं। बात समझ आ रही है? तो एक ये बात कि अगर आप चल रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ज्योग्राफिकली चल रहे हैं, तो आप साथ में प्रोडक्ट और सर्विस वाइज एक्सटर्नल सेल बता दें। और अगर आप प्रोडक्ट वाइज चल रहे हैं तो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन आप देंगे एक्सटर्नल रेवेन्यू की और नॉन करंट एसेट्स की। ये बात समझ आई है? देखो दोनों तरह से सेगमेंटेशन हो सकती है ना। अगर आप प्रोडक्ट वाइज चल रहे हैं तो यूज़र इंटरेस्टेड होगा कि उसको पता लगे कि ज्योग्राफिकली कितनी सेल हुई है, पैकेजेस पाकिस्तान में कितनी सेल की आपने और बाहर के मुल्कों में कितनी की, ठीक है। पाकिस्तान में कितने नॉन करंट एसेट्स आपके पड़े हैं और बाहर कितने पड़े हैं, क्योंकि पैकेजेस अभी आपने देखा था वो प्रोडक्ट वाइज बता रहा था। हम पैकेजिंग करते हैं, सर्विसेज जो दे रहे हैं या प्रोडक्ट, ठीक है, हम पैकेजिंग करते हैं, हम इंक बना रहे हैं, हम रियल एस्टेट में हैं। पाकिस्तान में कितना काम है जी आपका, बताएं ज़रा, और एक्सटर्नल कितना है बताएं। पाकिस्तान में कितने एसेट्स पड़े हैं और एक्सटर्नल कितने पड़े हैं ये बताएं, ठीक है। तो ये एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर्स में दो चीज़ें हो गई। अगर आप चल ही ज्योग्राफिकली रहे हैं तो फिर प्रोडक्ट वाइज एक्सटर्नल सेल बता दें, और अगर आप चल रहे हैं प्रोडक्ट वाइज तो फिर ज्योग्राफिकली बता दें, ठीक है। लेकिन एसेट ज्योग्राफिकली ही बताने हैं बस, ठीक है। और अगली बात, तीसरा एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर क्या है, रिलायंस ऑन आ मेजर कस्टमर। मिसाल के तौर पे आप ये टोटल के पंप पे गए, ठीक है, टोटल के पंप पे जाके आपने कहा भाई पेट्रोल डाल दो 500 रुपये का। उसने कहा अच्छा थोड़ा सब्र करो। आपने कहा यार मैं जा रहा हूँ, नाराज़ होके, तुमने इतनी देर में इंतज़ार कराया है, मैं जा रहा हूँ, तो क्या करेगा, जाओ। बात समझें, टोटल के पंप पे आप खड़े हैं, आप कह रहे हैं यार पेट्रोल जल्दी डाल दो। उसने कहा यार थोड़ा सब्र कर लो, ये दो बंदों को डाल, मैं जा रहा हूँ नाराज़ होके, बस मैं नहीं डलाना यहाँ से पेट्रोल, मैं जा रहा हूँ। जाओ भाई, वो जाओ, जाना तो जाओ, मसला क्या है, ठीक है। और दूसरी तरफ इस टोटल के पंप के साथ लाहौर की सारी क्रीम और ऊबर ने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था कि हम आपसे ही पेट्रोल डलवाएंगे, ठीक है। अब ऊबर वालों ने आकर कहा कि हम कल से आपके पास पेट्रोल डलवाने नहीं आएंगे, तो क्या कहेंगे वो, कैसी बात कर रहे हैं आप, सर ऐसे ना करें आप। क्यों? क्योंकि आपका एक मेजर कस्टमर है ऊबर या करीम, ठीक है, और वो आपसे बहुत ज़्यादा एक चंक आपकी सेल का वो उनकी तरफ जाता है। तो अगर वो आपको आगे कोई बात करेंगे तो आप ज़रूर परेशान हो जाएंगे, ठीक है। इसको कहते हैं कि टोटल वालों की रिलायंस है एक या दो मेजर कस्टमर्स के ऊपर। तो ये भी आपको बतानी होती है, और वो कैसे आती है, अगर आपकी एक्सटर्नल सेल्स का 10% किसी एक बंदे से है, 10% या उससे ज़्यादा किसी एक बंदे से है, तो वो आपका मेजर कस्टमर है। उसका नाम मत बताओ, लेकिन सिर्फ इतना बता दो कि जी हमारी मिसाल के तौर पे 25% सेल्स जो है वो दो मेजर कस्टमर से है, मिसाल के तौर पे 1 से 15% ऊबर से और 10% करीम से, तो ये दोनों मेजर कस्टमर्स हैं। तो ये नाम मत बताओ कि कौन है,
लेकिन ये बता दो कि हमारी 25% ऑफ एक्सटर्नल सेल 2 मेजर कस्टमर से आ रही है। ठीक है, ले जी, एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर्स फिर आज हमने पढ़े। इनको इंशाल्लाह ना कल हम एक सवाल में करके भी देखेंगे, होपफुली इसी सवाल में ही करेंगे। ये जो अभी हम थोड़ी देर पहले सवाल कर रहे थे, वो देखो अब वो भी इधर ही आ गए, गौहर भी इधर ही आ गए। इससे अगला सवाल जो है वो इंशाल्लाह इसी को कंटिन्यू जब करेगा, ये नंबर मुझे बताएंगे? हाँ खुद ढूंढे ना सर, खुद ढूंढे, खुद 471। ये देखें क्वेश्चन 2 के अंदर 1 से हम कंटिन्यू करेंगे कल इंशाल्लाह। और 1000 मिलियन ऑफ एक्सटर्नल सेल ऑफ गौहर इज टू इंग्लैंड, रिमेनिंग इज इन पाकिस्तान। ऐसे सवाल में जब दिया होगा तो क्या करेंगे? 37.2 लिखा था, 37.3, 37.4, 37.5 ये वो वाले हैं सब नोट्स हैं। ठीक है, फिर 700 मिलियन जो है वो 2 मेजर कस्टमर से आ रहा है, तो ये कल इंशाल्लाह हम बनाना सीखेंगे। आज हमने इनको पढ़ा है। ठीक है, तो एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर्स के अंदर 3 चीज़ें हैं। ठीक है, पहली चीज़ आप प्रोडक्ट या सर्विस वाइज एक्सटर्नल रेवेन्यू बताएं। अब अगर तो आपने सेगमेंटेशन की ही प्रोडक्ट वाइज हुई है तो फिर ये तो बताया गया। अब दूसरी चीज़ में जो यूज़र इंटरेस्टेड होगा वो कौन सा होगा कि आपने लोकल कितनी सेल की और जो है वो फॉरेन कितनी। और अगर आपकी ये सेगमेंटेशन जो है ये जोग्राफिकली हुई है, चाइना, कोरिया, जापान इस तरह सेल्स की हैं, तो फिर आप बता दो स्टैंडर्ड इस यूज़र को कि आपने प्रोडक्ट या सर्विस वाइज कितनी सेल की है, कि जी हमने सोडा इतना बेचा, केमिकल इतना बेचा, पेंट इतना बेचा। बात समझ आई? तो एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर में प्रोडक्ट या सर्विस वाइज एक्सटर्नल रेवेन्यू बताया जाता है। फिर जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन में एक्सटर्नल रेवेन्यू के बारे में बताओ, बाहर के मुल्क में एक्सटर्नल रेवेन्यू कितना आपने एक्सपोर्ट सेल कितनी की है और लोकल सेल कितनी है। आपके पास जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन बताओ, नॉन करंट एसेट्स लोकल कितने पड़े हैं और बाहर कितने पड़े हैं। कैसे, क्या क्या बताओ? कंट्री ऑफ डोमिसाइल और ऑल फॉरेन कंट्रीज इन टोटल बता दो। ये नहीं कि आप हर कंट्री का अलग बताओ, आप सिर्फ ये बता दो कि पाकिस्तान में मैंने इतनी सेल की है और बाकी फॉरेन कंट्रीज में इतनी कर दी, पाकिस्तान में मेरे इतने एसेट्स पड़े हैं और बाकी सारी कंट्रीज में इतने। इससे भी काम चल जाएगा, अलग अलग कर दो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर में प्रोडक्ट या सर्विस वाइज एक्सटर्नल रेवेन्यू बताते हैं हम। फिर जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन में एक्सटर्नल रेवेन्यू, कंट्री ऑफ डोमिसाइल और ऑल अदर कंट्रीज। फिर फिक्स एसेट्स, कंट्री ऑफ डोमिसाइल और ऑल अदर एसेट्स, ऑल अदर कंट्रीज। ठीक है, और उसके बाद रिलायंस ऑन मेजर कस्टमर, ये भी आपने बताना है। और जाहिर है सवाल बताएगा तो अब क्वेश्चन 1 हमने पूरा किया, सवाल ने ऐसी कोई बात नहीं की थी, हमने कुछ नहीं लिखा। क्वेश्चन 2 में जब जाएंगे तो वो कहेगा कि जी इतने मिलियन की सेल एक मेजर कस्टमर से है, 2 से है। ठीक है, तो अगर वो 10% से ज़्यादा लगेगी हमें एक्सटर्नल की, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 57.2 52.3, और यहाँ पे लिखकर हम यहाँ क्या क्या कहेंगे कि जी इतनी सेल जो है एक्सटर्नल की वो 2 मेजर कस्टमर से। फिर इतने हमारे एसेट्स पाकिस्तान में, इतने बाहर हैं, वो फिर 52.4 हो जाएगा, 52.5, इस तरह से सब नोट्स बनेंगे। तो ये एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर्स आपने देख लिए। ठीक है, एंटिटी वाइड मेजर कस्टमर्स के बारे में क्या बताओ? टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ईच सच कस्टमर, आइडेंटिटी नेसेसरी नहीं है, और सेगमेंट रिपोर्टिंग ऑफ दोज रेवेन्यू, कौन कौन से सेगमेंट्स। मैंने जी मेरा केमिकल डिवीजन जो है उसकी जो है वो 15% सेल एक मेजर कस्टमर से है। मेरी पेंट डिवीजन की सेल जो है वो 25% 2 मेजर कस्टमर से है। इस तरह से लिख के बता। ठीक है, समझ आई है बात की? चलो दूसरा बताएं, दूसरा बता देंगे हम, दूसरा बता देंगे जिस तरह से चल रहे हैं। बेटा अगर किसी मेजर कस्टमर पे रिलायंस है तो बताएंगे ना, बस। अगर नहीं है तो नहीं बताएंगे। आप ज्योग्राफिकली चल रहे हो, आपने सेगमेंट देखो, अगर आपने सेगमेंट ज्योग्राफिकल बनाए हुए हैं तो आप प्रोडक्ट वाइज वैसे ही आपने बताना है। अगर प्रोडक्ट वाइज है तो ज्योग्राफिकल तो वैसे ही बताना है आपने, एसेट्स भी बताने हैं आपने। अगर अब बीच में आपकी किसी मेजर कस्टमर पर रिलायंस है, किसी एक सेगमेंट की है, या टोटल, ज़रूरी तो नहीं है कि सेगमेंट्स ढेर सारे ही हों। कोई कंपनी ऐसी भी हो सकती है जिसका एक ही सेगमेंट हो। इत्तेफाक से वही बात मैं अब करने ही लगा था। अपनी किताबों का पेज नंबर 630 ओपन करें, बस उसके बाद अब एंड करते हैं इसको। ठीक है,
बस एंड करते हैं, उसके बाद फिर IAS 12 शुरू करते हैं इंशाल्लाह। तो एक ज़बरदस्त किस्म का सवाल करना है आज हमने जी। ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट्स बीच में से कॉपी करके आपकी किताब के अंदर डाले गए हैं, पेज 630 पे, पेज 630 पे लें जी। ऑपरेटिंग सेगमेंट, अब एक तो हम देख कर आए पैकेजेस का ऑपरेटिंग सेगमेंट का नोट, और एक ये भी है, ऐसे भी नोट होते हैं देखो। दीज फाइनेंशियल में हैव बीन प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल रिपोर्टेबल सेगमेंट, इनका एक ही रिपोर्टेबल सेगमेंट है, लेकिन प्यारे बच्चों डिस्क्लोजर देना ज़रूरी है क्योंकि ये लिस्टेड होगी, कंपनी लिस्टेड होगी, ठीक है। कहता है जी रेवेन्यू फ्रॉम केबल्स एंड वायर्स रिप्रेजेंट 97% ऑफ टोटल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी। तो फिर बस जब 97% एक केबल से ही आ रहा है तो फिर सिंगल रिपोर्टेबल सेगमेंट है, ठीक है। बाकी को होगा तो अदर में डाल देंगे। आगे इधर देखो, सेल्स रिप्रेजेंट लोकल सेल्स इतने मिलियन एंड एक्सपोर्ट सेल्स, लो भाई एक्सटर्नल सेल बताई उन्होंने कि इसमें से कितनी पाकिस्तान में और कितनी एक्सपोर्ट। डिटेल ऑफ एक्सपोर्ट सेल फिर बताई उन्होंने कि ये 52,149 कैसे आया है, ये जो फिगर है कैसे आई है, UAE में, साउथ अफ्रीका में, अफगानिस्तान में इतनी इतनी सेल की है। ऑल नॉन करंट एसेट ऑफ कंपनी एट 30 जून आर लोकेटेड इन पाकिस्तान, मतलब कोई भी पाकिस्तान से बाहर नहीं है। देखो ना आप किस तरह से बता रहे हैं ये बातें। द कंपनी डज नॉट हैव एनी कस्टमर, वो हर एक को कहते हैं जाना है तो जाओ, ठीक है। द कंपनी डज नॉट हैव एनी कस्टमर हैविंग सेल ऑफ 10% मोर ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 19, और पिछले साल में भी नहीं, ठीक है। तो ये वो कुछ डिस्क्लोजर हमने देख भी लिए जो बात की थी, ये तो आसान हो गया ना, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा ये सेगमेंट ही एक है हमारा, सेल्स एक्सपोर्ट और लोकल, एसेट सारे पाकिस्तान में है और किसी मेजर कस्टमर पे हमारी कोई रिलायंस नहीं है। पूरा किया उन्होंने, एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर्स की रिक्वायरमेंट पूरी की है, ठीक है ना। तो ये उन्होंने लिख कर दिखा दिया आप, ठीक है, तो सही है। चलें जी, अब इस वाह बायोलॉजिकल एसिड याद है, आज IFRS 16 का भी एक सवाल है टेस्ट में। हाँ जी, हाँ टेस्ट है, आज टेस्ट है, मंडे को ही टेस्ट होना था, वो आज टेस्ट है, आज दे के जाना। और इसी में एक्स्ट्रा क्लास नहीं कर रहा, इसी में ही कवर कर रहा हूँ। और दूसरी बात, लेसर, नॉर्मल लेसर की फाइनेंस लीज में एरियर वाले सवाल का आपने जो एरियर वाला सवाल है, आप इससे ज़्यादा और क्या नकल करवाए बंदा आपको। एरियर वाला सवाल, एरियर वाला सवाल, लेसर का सवाल, फाइनेंस लीज, मतलब फाइनेंस क्या ये भी रिवाइज करना है। एक सवाल वो भी है और एक IAS 12 का भी है, टेस्ट दे के जाना। आ जाए वो जिन जो नहीं आया वो फिर अगली बार देंगे, इस बार तो फिर उन्होंने मौका मिलेगा उनको। अब चलें, अच्छा जी, अब इस ऑपरेटिंग सेगमेंट वाले स्टैंडर्ड में आपने 5 मिनट का रेस्ट जरूर लीजिएगा, फिर नया सवाल कोई नहीं है, आपने ज़रा इसी को दोबारा एक बार कर लेना है, ठीक है, और इन डेफिनेशन को एक बार पढ़ लेना है, ठीक है जी। तो अपना लेक्चर 57 हम यहाँ पर एंड करते हैं, ठीक है जी, और 5 मिनट बाद लेक्चर 58 स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर वैसे 1 मिनट मैं थोड़ी सी IAS 12 की रिवीजन इधर ही करवाना दूँ इसी में। चलो फिर थोड़ी देर वो असल में ना सवाल ही सिर्फ करें, मैं ये कह रहा हूँ, थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं। चलो अच्छा है, थोड़ा भाई अभी नहीं एंड कर रहे, बच्चे खुश हो गए ना ऑनलाइन वाले, धोखा हो गया उनके साथ। IAS 12, हाँ जी, एग्जाम्पल्स की तरफ ही जाना चाह रहा था। एक एग्जाम्पल करते हैं, दूसरा समरी करते हैं, ठीक है। पहले पेज नंबर कहाँ पे थी एग्जाम्पल्स, 270 और नेड़े आ गए काम, ले जी, हाँ जी ऐसे ही है। एग्जाम्पल पहले ये वाली करते हैं। इंटरेस्ट रिसीवेबल हैज अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 100, द रिलेटेड इंटरेस्ट रेवेन्यू विल बी टैक्सड ऑन अ कैश बेसिस। वैसे क्या ज़रूरत है इस लेजर के बनाने की, इंटरेस्ट इनकम का लेजर है और वो कह रहे हैं कि इसकी कैरिंग अमाउंट, रिसीवेबल की कैरिंग अमाउंट है 100 और बैलेंसिंग फिगर 100 इधर आ गई, यहाँ पर तो इनकम आती है, ऐसा ही है, बोलो रिसीवेबल है ना,
अब अगर टैक्स वाले इसको कैश बेसिस पर लेकर चल रहे हैं तो करंट टैक्स में हम क्या करेंगे, एक्सपेंस को रिवर्स करेंगे और रिसीट को ऐड करेंगे, लेकिन वो तो हम कर नहीं रहे। और बैलेंस शीट ये डेफर्ड टैक्स एज ऑन वाली वर्किंग में हमारी कैरिंग अमाउंट 100 आएगी, जबकि टैक्स बेस 0 होगी, क्योंकि टैक्स वाले ओपन करूँ वो वाला समरी वाला सफ़ा, ज़रूरत है कोई, समझ आई। नेक्स्ट, ये मैंने कहा था कि इसको ना देखना, जिन्होंने इसको देखा उन्हें परेशान तो वही हुए उन्होंने कि ये क्या हो रहा है, ठीक है ना, ये नहीं देखना था, डायरेक्ट आप करते जैसे सिखाया हुआ। डिविडेंड रिसीवेबल फ्रॉम अ सब्सिडरी हैविंग कैरिंग अमाउंट ऑफ 100, कैरिंग अमाउंट 100 है, डिविडेंड रिसीवेबल है, द डिविडेंड आर नॉट टैक्सेबल, डिविडेंड आर, इधर देखो, इंटरेस्ट इनकम नहीं, डिविडेंड इनकम। अब ये करंट टैक्स में तो आते आते ऐड कर चुके थे, माइनस करेंगे, लेकिन रेड कलर से रेकन्सिलिएशन में भी जाके चेक करेंगे, लेकिन जब कैरिंग अमाउंट इसकी 100 जो कि है लिखेंगे, तो हालांकि ये परमानेंट डिफरेंस है, कभी भी टैक्सेबल नहीं है, तो दिल कर रहा था कि टैक्स बेस इसकी 0 कर दें, ठीक है, लेकिन अगर 0 करेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा। तो फिर ज़बरदस्ती वाला काम किया था वो ये वाला निशान लगा के, रुक जाओ, स्टॉप, और इसमें कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस को ज़बरदस्ती बराबर करें। ये अजीब वाला था, 3 सिनेरियोज थे ना, ठीक है, सबर, शुक्र और अजीब। कौन से सफ़े के ऊपर है सबर, शुक्र और अजीब? कौन से सफ़े के ऊपर है? जरा जल्दी से बताओ, जरा जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। पहली दफ़ा सुना है हमने, किताब में 2-3 बार पढ़ा भी था अब मर्जी है अल्लाह की है। ये समरी पे भी पढ़ाता हूँ मैं, ये समरी अभी मैंने आपको पढ़ानी है, मतलब आपने पढ़नी है, ऐसे सामने ही नज़र आ जाएगा, एकदम से नज़र आएगा, नहीं घूमता। ओ वो तो लेक्चर नोट्स में था, हा 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 हा। भाई ज़रा पॉज कर दें यार, रहने दें। अच्छा जी, ये वो सफ़ा था जी जिसकी बात हम कर रहे थे कि अगर एक्रूअल के एडजस्टमेंट हो तो 3 तरह के सिनेरियोज आते हैं, ठीक है। अगर टैक्स वाले, पेज नंबर 605 पर है, अगर टैक्स वाले कैश बेसिस पे हों तो हमने सब्र करना है, ये लिखा हुआ, तो ये अकाउंट बनाना है, करंट टैक्स के अंदर इनकम एक्सपेंस को रिवर्स करना है, कैश को रिकॉर्ड करना है, और डेफर्ड टैक्स में कैरिंग अमाउंट इज़ एंड टैक्स बेस नॉट इज़, कैरिंग अमाउंट होगी, टैक्स बेस नहीं होगी। फिर अगर टैक्स वाले एक्रूअल बेसिस पे, ये हाईलाइट भी हुआ एक्रूअल बेसिस पर हैं, तो आपने शुक्र करना है, तो ये अकाउंट बनाना है, करंट टैक्स में कुछ नहीं करना, डेफर्ड टैक्स के अंदर कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस बराबर होगी। लेकिन अगर कोई परमानेंट डिफरेंस आए, जो हमारे सिलेबस में 2 ही थे, तो ये एक अजीब सिनेरियो था जिसमें डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में हम अज्यूम करेंगे, ज़बरदस्ती करके कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस को बराबर करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई टेम्परेरी डिफरेंस आ जाए, ये इसकी बात हो रही थी, ठीक है ना। तो टैक्स बेस 0 करने का दिल तो यहाँ भी कर रहा था, सॉरी ये ऊपर की बात हो रही है, टैक्स बेस 0 करने का दिल कर रहा था क्योंकि कोई टैक्स नहीं लगना इस पर, लेकिन अगर इसको 0 कर दें तो एक डिफरेंस आ जाएगा जिसको अवॉइड करना है, तो हमने फिर इसको ज़बरदस्ती 100 किया था। असल में तो रिक्वायरमेंट सिर्फ यही है, टैक्स बेस निकाल दो, ऐसे ही है ना, ये स्टॉप वाला साइन। नेक्स्ट, ट्रेड रिसीवेबल हैव अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 100, ये लिखने की जरूरत ही नहीं थी, सिर्फ लिखनी टैक्स बेस है। रिलेटेड रेवेन्यू हैज़ ऑलरेडी बीन इंक्लूडेड इन टैक्सेबल प्रॉफिट, डेटर्स, ठीक है, कितना ही डेटर्स 100, और सेल्स कितनी है फिर, यानी हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर 100 रुपये की इनकम रिकॉर्ड कर ली, तो कैरिंग अमाउंट 100 आ रही है, और वो कह रहा है ये रेवेन्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड है टैक्सेबल प्रॉफिट में, यानी हमने भी इनकम बनाया है, टैक्स वाले भी इनकम बना रहे हैं, यानी टैक्स वाले कैश बेसिस पे नहीं एक्रूअल पे हैं। तो ऐसी सूरत में कैरिंग अमाउंट, करंट टैक्स में कुछ नहीं करते होते थे, और डेफर्ड टैक्स के अंदर कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस बराबर होती थी। पॉइंट नंबर 4, लोन रिसीवेबल हैज़ अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 100,
लोन रिसीवेबल, जब लोन रिसीवेबल एसेट है लायबिलिटी है? हाँ, मतलब जब लोन दिया होगा तो क्या एंट्री की होगी? लोन रिसीवेबल, लोन रिसीवेबल डेबिट कैश क्रेडिट, कितने से? 100 से। ये IFRS वालों ने ये एंट्री पास की। और जब ये लोन वापस आएगा, ये प्रिंसिपल अमाउंट है, दिस आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की बात नहीं हो रही, प्रिंसिपल अमाउंट की बात हो रही है। जब ये लोन वापस आएगा तो एंट्री क्या होगी? कैश डेबिट लोन रिसीवेबल क्रेडिट। ये तो अकाउंटिंग वाले करते हैं। अब टैक्स वाले क्या करते हैं? टैक्स वाले भी जब लोन आपने दिया है तो उसकी एंट्री लोन रिसीवेबल डेबिट कैश क्रेडिट ही करेंगे, और जब ये लोन वापस आएगा तो वो भी कैश डेबिट लोन रिसीवेबल क्रेडिट करेंगे। भाई इसके ऊपर कोई लड़ाई नहीं होती, लड़ाई तो नॉर्मली इंटरेस्ट पे होती है, मैं इंटरेस्ट की बात ही नहीं कर रहा। तो लोन रिसीवेबल अगर 100 रुपये कैरिंग अमाउंट नज़र आ रही है तो इसके तो कोई टैक्स कॉन्सिक्वेंसेज ही नहीं होते। ये प्रिंसिपल अमाउंट है, पैसे जब दिए तो रिसीवेबल ऐड एसेट रिकॉर्ड कर लिया, और जब पैसे वापस आए तो एसेट ख़त्म करके कैश रिकॉर्ड कर लिया, और ठीक है। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है, लोन रिसीवेबल की कैरिंग अमाउंट कितनी है? 100। रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल, ये लोन की बात हो रही है, ऑफ द लोन, इंटरेस्ट की बात नहीं हो रही है, सिर्फ प्रिंसिपल की, ठीक है। तो रीपेमेंट ऑफ द लोन हैव नो टैक्स कॉन्सिक्वेंसेज, इसका मतलब टैक्स बेस भी 100। जिसको हम लोन कह रहे हैं उसको ये लोग भी लोन कह रहे हैं, ठीक है। तो लिख लो, उर्दू में लिखना चाहो तो, लोन की प्रिंसिपल अमाउंट, लोन की प्रिंसिपल अमाउंट की रीपेमेंट पर कोई टैक्स कॉन्सिक्वेंसेज नहीं होते, ठीक है। जल्दी से देखें पॉइंट 5, प्रीपेड एक्सपेंसेस एट द एंड ऑफ ईयर आर 100। वो जो हम यहाँ पे लिखा करते थे, एक्सपेंसेस प्रीपेड हैं यानी कि एसेट हैं 100, ठीक है। अब क्लोजिंग में अगर 100 पड़ा है तो इसका मतलब बैलेंसिंग इधर आ रहा है, तो एक्सपेंस के लेजर में इस तरह तो कैश आता है, ठीक है। अब करंट टैक्स में एक्सपेंस रिवर्स करना है और कैश रिकॉर्ड करना है, लेकिन तब अगर टैक्स वाले कैश पे हों। वो क्या कह रहा है? दीज आर डिडक्टेबल व्हेन पेड, टैक्स वाले कैश बेसिस पर है। तो करंट टैक्स में एक्सपेंस इनकम रिवर्स कैश रिकॉर्ड, और डेफर्ड टैक्स में कैरिंग अमाउंट है, टैक्स बेस नहीं है, ठीक है। आंसर ये चल रहा है हमारा असल में, टैक्स बेस टैक्स बेस टैक्स बेस टैक्स बेस टैक्स बेस, ठीक है। और लास्ट है, अ मशीन कॉस्ट 100, कैरिंग अमाउंट ऑफ मशीन इज 90. For tax purposes, depreciation of 30 has already been deducted in current and prior years and remaining costs will be deductible in future. बस इतना सा है आंसर। अगली अंग्रेजी पढ़ लेते हैं, वैसे ज़रूरत कोई नहीं। ये बात समझ आई? कैरिंग अमाउंट कितनी है? 90, और फॉर टैक्स पर्पजेज 30 हैज़ ऑलरेडी बीन डिडक्टेड इन करंट एंड पास ईयर्स। 30 तो निकल चुका है, तो फिर फ्यूचर में अब बाकी 70 ही डिडक्टेबल रह गया ना, तो वही टैक्स बेस होती है, ठीक है। अब आगे होते हैं, ऐसे अजीब सी अंग्रेजी लिखी हुई है, पढ़नी है या रहने दें? पढ़ लें। वो कहता है जी ये जो 70 रुपये रिमेनिंग है, ठीक है, 30 हो गया ना, और जो रिमेनिंग कॉस्ट है यानी 70 रुपया जो है वो क्या है? वो डिडक्टेबल है, विल बी डिडक्टेबल इन फ्यूचर पीरियड आइदर एज डेप्रिसिएशन और थ्रू डिडक्शन ऑन डिस्पोजल। क्या मतलब? या तो वो डेप्रिसिएशन के तौर पे अलाउ कर देते हैं, और अगर कोई डेप्रिसिएशन नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली ईयर एंड के ऊपर जाके वो गेन या लॉस रिकॉर्ड करके जो है वो बुक कर लेंगे, ठीक है। रेवेन्यू जनरेटेड बाय यूजिंग द मशीन इज टैक्सेबल, एनी गेन ऑन डिस्पोजल मशीन विल बी टैक्सेबल, एनी लॉस ऑन डिस्पोजल विल बी डिडक्टेबल। ये सारी बातों का भाई क्या मतलब है? मैंने कहा था ना फजूल बात है, रहने दो, पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये लो, ठीक है। वो क्या कह रहा है? जो 70 रुपये की टैक्स बेस है ये फ्यूचर में डिडक्टेबल होगी आइदर बाय डेप्रिसिएशन, अगर डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं करेंगे तो टेम्परेरी डिफरेंस होता है, एंड ऑफ लाइफ पे जाके वो क्या हो जाएगा? लॉस ऑन डिस्पोजल के तौर पे डिडक्ट हो जाएगा। फिर वो कह रहा है जी गेन आए तो टैक्सेबल होता है, लॉस आए तो डिडक्शन होती है। ये सारी बातें मैंने लिखी हुई थी, कोई ज़रूरत नहीं थी इसको पढ़ने की, आंसर हो गया था पहले से, ठीक है। अब इसी तरह से ज़रा इन एग्जाम्पल्स को ट्राई कीजिएगा, ठीक है। ये अब मैंने करवा दी ना, ओके। तो ये आपको अब मैं
कल करवा दूंगा, ठीक है, इंशाल्लाह याद करवाइएगा मुझे। डन हो गया। अब समरी की तरफ आते हैं जी। ये समरी किधर गई, ये पेज नंबर 279, बड़ी खूबसूरत समरी है ये। इस पे आपका सारा टॉपिक रिवाइज होता नज़र आ रहा है। मुश्किल चीज़ें जो हैं जैसे लेसी नॉर्मल लीज है तो रिवर्स क्या करना है, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन, रिकॉर्ड क्या करना है, लीज इंस्टॉलमेंट, कैरिंग अमाउंट में ये तीनों चीज़ें आएंगी, टैक्स बेस जीरो होगी। याद आ रहा है, पढ़ा हुआ है ना सब। आईडीसी के बारे में हमने लिखा था कि करंट टैक्स में वो कहते हैं चलो चलो इसको एसेट कॉस्ट का पार्ट ना बनाओ, उसको रिकॉर्ड कर लो एज एन एक्सपेंस, ठीक है ना। ऐसी ये सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं। प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी या वारंटी, रिवर्स करते हैं एक्सपेंस, रिकॉर्ड करते हैं पेमेंट, क्लोजिंग बैलेंस होता है, कैरिंग अमाउंट का टैक्स बेस जीरो होती है। पक्के पक्के उसूल थे वारंटी, ग्रेच्युटी, बैड एंड डाउटफुल डेट के, ठीक है, पक्के पक्के उसूल हैं, इवन लीज के भी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, रिवर्स करते हैं बैड एक्सपेंस, रिकॉर्ड करते हैं रिटर्न ऑफ, क्लोजिंग बैलेंस, कैरिंग अमाउंट होती है, टैक्स बेस जीरो होती है, क्योंकि वो इनको मानते ही नहीं। मैंने कहा था टैक्स वाले प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, प्रोविजन फॉर वारंटी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को मानते ही नहीं, ठीक है। वो कहते हैं एक्चुअल बैड रिटर्न ऑफ को जो है वो आप एक्सपेंस के तौर पे लो, वारंटी पेड को लो, आप ग्रेच्युटी पेड को लो। हम वारंटी एक्सपेंस को नहीं मानते, ग्रेच्युटी एक्सपेंस को नहीं मानते, बैड एक्सपेंस को नहीं मानते, इन प्रोविजंस को भी नहीं मान रहे, ठीक है ना। तो फिर करंट टैक्स में क्या रिवर्स होता है और बैलेंस शीट के अंदर ये कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस में क्या होता है, सब कुछ पता है। पीपीई डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग वाली रिवर्स होती है, बोलो। अकाउंटिंग का गेन लॉस रिवर्स होता है, इम्पेयरमेंट लॉस रिवर्स होता है, रिवर्शन लॉस रिवर्स होता है, और रिकॉर्ड क्या होता है, टैक्स डेप्रिसिएशन और टैक्स गेन लॉस, ठीक है। कैरिंग अमाउंट आती है आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंटिंग रूल्स, और यहाँ पर क्या है, बुक वैल्यू जो टैक्स बेस आती है वो आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स। तो ये सारी रिवीजन। बोरिंग कॉस्ट में क्या करते थे, बोरिंग कॉस्ट में क्या करते थे, करंट टैक्स में रिवर्स कुछ नहीं करते थे, सिर्फ वो कहते थे इंटरेस्ट को एक्सपेंस ले लो, और हमने रखा होता था उसको एसेट के अंदर, ठीक है। ऐसे ही ये अभी अभी इनकम एक्सपेंस पढ़ के एक्रूवल्स, इफ टैक्स अथॉरिटीज आर ऑन कैश बेसिस तो रिवर्स इनकम एक्सपेंस एंड रिकॉर्ड कैश, क्लोजिंग बैलेंस में कैरिंग अमाउंट में क्लोजिंग बैलेंस होता है, टैक्स बेस जीरो होती है। और अगर टैक्स वाले एक्रूवल बेसिस पे हैं तो कुछ नहीं करते करंट टैक्स की वर्किंग में, और क्लोजिंग बैलेंस दोनों का सेम है क्योंकि दोनों ही एक्रूवल बेसिस पे हैं। तो ये एक अच्छी रिवीजन है, ये समरी पढ़ ली, अगले सवाल की तैयारी भी करनी थी, ठीक है। तो ब्रेक अब करते हैं 5-7 मिनट की, जिसके अंदर आपने पास पेपर 10 को पढ़ लेना है, ठीक है। तो और इधर ही बैठने ना, मिल के पढ़ लेंगे, ठीक है। पास पेपर 10 सफ़हा नंबर कौन सा है जी, 339, माल्टा लिमिटेड, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह ये अगली क्लास में करेंगे। आज ये वाला लेक्चर यहीं पे क्लोज करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।